फ्रेंड्स, आज से हम मानचित्र की क्लास में सबसे पहले विश्व के मानचित्र को ले रहे हैं और सबसे पहले हम विश्व के मानचित्र का सामान्य परिचय देखेंगे और उसके बाद में हम धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ के बारे में विश्व के मानचित्र में हम समझते चलेंगे और इसके बाद में जो क्लासें होंगी उसमें हम भारत के मानचित्र के बारे में भी पढ़ाएंगे और भी डिटेल जितनी भी चीज़ें होंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले विश्व के मानचित्र का सामान्य परिचय। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो क्षेत्र है, ये नीला नीला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर ये पूरा नीला क्षेत्र है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पानी है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 71% पृथ्वी पे पानी है, 71%, और 29% जो एरिया है, 29% ये लैंड एरिया है, यानी भूमि का एरिया है। ये वाला क्षेत्र, ये सारा जो भी क्षेत्र है, द्वीप महाद्वीप वगैरह सारे जो भी हैं, स्थल खंड, वो सभी स्थल मंडल का पार्ट है। और स्थल मंडल में जो हिस्सा है वो 29% है और जलमंडल का जो हिस्सा है वो है 71%। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जलमंडल में ये जितने भी ये जो क्षेत्र हैं, ये महासागर वगैरह ये सब आते हैं। और स्थल मंडल में ये जो क्षेत्र है, महाद्वीप है पूरे, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सभी क्षेत्र स्थल मंडल के पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्थल मंडल और जल मंडल का जो विस्तार है वो कैसे हुआ और किस तरीके से ये वर्तमान के जो महाद्वीप हैं और महासागर बने। तो फ्रेंड्स, ये बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसी समय पे धीरे धीरे क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पृथ्वी पे मात्र एक विशाल जल राशि थी। जैसे ये विशाल एक जल राशि थी और उस जल राशि को नाम दिया गया पैंथालासा। क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। और वो विशाल जो पैंथालासा है उसके अंदर एक स्थल खंड था, उसका नाम था पेंजिया। उसका नाम दिया गया पेंजिया। और वो पेंजिया जो है वो विशाल पैंथालासा के अंदर तैर रहा था। समय के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस पैंथालासा में जो ये कुछ गतियाँ हुई और इन गतियों की वजह से हलचल हुई, उनकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है इसका विखंडन हो गया और पेंजिया दो पार्ट में बट गया। बीच में से ये बटा तो ये जो क्षेत्र है ऊपर, जो एक क्षेत्र ऊपर चला गया और एक क्षेत्र नीचे रह गया। मतलब इस तरीके से ये इसमें विखंडन हो गया, टूट गया बीच में से। तो ये जैसे टूटने के बाद में जो ऊपर के क्षेत्र है वो उसका नाम दिया गया लॉरेशिया। यहाँ पे मैं वापस बता दूं फ्रेंड्स, ये जो क्षेत्र है ये, तो ये ऊपर का जो क्षेत्र है उसका नाम दिया गया लॉरेशिया। और नीचे का क्षेत्र, जो नीचे वाला जो क्षेत्र है उसका नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना क्षेत्र था और ये लॉरेशिया। और लॉरेशिया जो क्षेत्र है उसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो ये वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है, ये दक्षिण के जो ये क्षेत्र, ये इस तरीके से जो ये क्षेत्र है, भारत का भी दक्षिण हिस्सा है ये, और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट। तो ये हिस्सा क्या, ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है और ये ऊपर का जो, जैसे एशिया का ये उत्तरी जो एशिया, ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये जो पूरा पार्ट है नॉर्थ की साइड है, ये सारा ये लॉरेशिया का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सबसे पहले महाद्वीपों के बारे में जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। इन सभी के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा बेसिक समझते हैं पहले। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका और पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हमारी पृथ्वी पर ये 7 महाद्वीप है। फ्रेंड, ध्यान रखना, ये कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका, और 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप है। ये महाद्वीप क्या है? स्थलखंड है। तो महाद्वीप किसे कहते हैं मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो किसी प्राकृतिक कारण से ऐसे क्षेत्र जो बिल्कुल अलग हो और उसके साथ में, या फिर सीधी जो इसकी डेफिनेशन तो ये है कि चारों तरफ भूमि से जल से घिरा हुआ विशाल भूखंड, जल से घिरा हुआ विशाल भूखंड क्या कहलाता है? महाद्वीप। तो फ्रेंड ध्यान रखना, एक चीज़ आपके समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे यूरोप के बीच में तो पानी है ही नहीं, और ये फिर महाद्वीप कैसे होगा? ये तो इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखना, ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर एक विशाल रेंज है, यहाँ पर यूराल रेंज पर्वत श्रृंखला है, वो इसे अलग करती है। ये सब इसे अलग करते हैं, इस वजह से ये क्षेत्र है, ये प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें अलग होती है वो भी एक महाद्वीप ही कहलाती है। तो ये यूराल जो पर्वत है, यहाँ पे यूराल नदी है, ये इसे बिल्कुल अलग कर देती है। इस वजह से ये भी एक महाद्वीप है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये भी एक महाद्वीप है, इसलिए 7 महाद्वीप है। एक बात और ध्यान रखना कि यदि यूरोप और एशिया है, दोनों को मिलाकर एक जो नाम दिया गया वो है यूरेशिया। यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? यूरेशिया। तो इस तरीके से 7 महाद्वीप हुए। और अब बात करते हैं हम महासागरों की। तो महासागर कितने हैं पृथ्वी पे? वो है 4 महासागर। आपको कई जगह 5 भी देखने को मिलेगा। देखो वो कैसे मैं बताऊंगा, पहले ये समझ लो आप। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम महाद्वीपों की बात कर ली हमने, महासागरों की बात कर रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी पर 4 महासागर है। कितने हैं? 4 महासागर है। अब महासागर यानी ओशियन। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ये भी प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर। फ्रेंड ध्यान रखना, पृथ्वी गोल है, तो ये क्षेत्र है, ये सारा ऐसे मिला हुआ है, ऐसे करके ऐसे मिला हुआ है। तो इसलिए ये और ये क्षेत्र मिला हुआ है, तो ये पूरा पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर कहलाता है। और ये जो है, ये जो क्षेत्र, ये अटलांटिक महासागर है, इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो 2 हो गए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर 2। तीसरा इंडियन ओशियन यानी यहाँ पर हिंद महासागर हो गया तीसरा। और चौथे की बात करें तो यहाँ ऊपर देखो आप, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से ये 4 महासागर हुए। अब कई वैज्ञानिक क्या मानते हैं, यहाँ पर जो ये नीचे का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये नीचे का, ये अंटार्कटिका से लगा हुआ है, इसे अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं इस क्षेत्र को। लेकिन मोस्टली जो वैज्ञानिक उन्होंने कहा कि ये जो अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, इधर यहाँ पर जो हिंद महासागर है ये, और ये अटलांटिक महासागर है ये, और ये प्रशांत महासागर है, इसी का ये पार्ट है, ये नीचे तक इसका विस्तार है। इसलिए इसे हम एक महासागर नहीं मान सकते। तो इसलिए 4 महासागर माने गए हैं और 7 महाद्वीप। तो 4 महासागर वापस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला प्रशांत महासागर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और अटलांटिक महासागर उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। 2 हो गए अटलांटिक महासागर। इसे अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोलते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और इसे एस आकार की आकृति वाला महासागर भी बोलते हैं। देखो एस आकृति में ऐसे फैला हुआ है। हाँ, तो 2 हो गए। तीसरा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। और चौथा हो गया आर्कटिक महासागर। चौथा हो गया आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से 4 महासागर हो गए हैं। अब फ्रेंड ये बात और ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े माने जाए तो कौन कौन से? पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, दूसरा यहाँ पर अफ्रीका, तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका, ये चौथा यहाँ पर साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, 4 तो अंटार्कटिका ये हो गया, छठा यहाँ पर यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। ये
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े हैं। अब बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऐसे जो महाद्वीप है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़े महाद्वीप हैं यानी कॉन्टिनेंट है सबसे बड़े, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा यूरोप है, चौथा उत्तरी अमेरिका है और पांचवा दक्षिणी अमेरिका है और छठे की बात करें तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड को मिला, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड इसको मिला के और इसको मिलाकर दोनों को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर ओसेनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसेनिया भी बोलते हैं। तो फ्रेंड ध्यान रखना, इस तरीके से ये क्रम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें आपको सीरियल से पूछे जाएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप और सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप, या छोटे से बड़ा क्रम पूछा जा सकता है या बड़े से छोटा क्रम पूछा जा सकता है। और इसके अलावा और मैं बेसिक यहाँ पे बता दूं फ्रेंड्स, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये इक्वेटर लाइन है, यहाँ पे बीच में से बिल्कुल ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये फ्रेंड ध्यान रखना भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब बात करें हम यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में बात करें हम ये, और 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो हम उत्तर की तरफ बात करें तो फ्रेंड ध्यान रखना यहाँ पर 23.5 डिग्री ये जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा है, ये है कर्क रेखा और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है। और ये दक्षिण की तरफ है, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ है, इसे बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा। फ्रेंड ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो इसके बीच में सूर्य की स्थिति इसके बीच में ही रहती है, तो इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में, और बीच में से जो ये लाइन है ये यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना। तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये क्या कहलाता है? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो कटिबंध क्या होता है? अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कटिबंध कहलाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कटिबंध कहलाता है। और अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है? जो इस तरीके से जो ये रेखाएं होती है ये अक्षांश रेखाएं होती है, ये सारी जितनी भी होती है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 180। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 180। तो ये जो रेखाएं हैं ये सारी टोटल ये अक्षांश रेखाएं, और ये उत्तर से जो दक्षिण को मिलाती है ये जितनी भी लाइनें हैं ये सारी, ये क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखाएं, ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। तो फ्रेंड ध्यान रखना, ये अक्षांश रेखाएं ये, और ये ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण को जो मिलाती है, उत्तर से दक्षिण को जो मिलाती है वो देशांतर, वो देशांतर। और ये जो लाइन है ये वाली, मतलब इस तरीके से ये है अक्षांश रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360। ध्यान रखना फ्रेंड्स, देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360, और अक्षांश 180 होती है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें हम यहाँ पर भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा है यहाँ पर बिल्कुल बीच में, और भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ ये पूरा जो क्षेत्र है ये यहाँ से लेके ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ये पूरा क्षेत्र ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी यानी उत्तर की तरफ, और जो दक्षिण में है ये वाला क्षेत्र, इसके दक्षिण की तरफ ये जो पूरा क्षेत्र है ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं, आपसे यदि पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में है तो आप क्या बताओगे? आपको बताना है कि ये जैसे ये भूमध्य रेखा है तो इस कौन से गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया? दक्षिण गोलार्ध में। आपसे पूछा जाए एशिया कौन से गोलार्ध में है तो आपको बताना उत्तरी गोलार्ध में। यूरोप कौन से गोलार्ध में है? ये उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से कि कौन सा, अब जैसे आपसे पूछे कि ये अंटार्कटिका को जो महाद्वीप है वो कौन से गोलार्ध में है तो ये दक्षिण गोलार्ध में। तो ये बहुत ध्यान रखना फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक बार ये और देख लेते हैं हम कि यहाँ पर जो महासागर है वो कौन कौन से हैं। जो सबसे बड़े हैं जो महासागर, ये हो गया पैसिफिक ओशियन हो गया सबसे बड़ा, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये सबसे छोटा, मतलब जो महासागर की पूछे आपसे सबसे छोटा तो वो आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम एक एक के बारे में डिटेल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, इनकी अलग अलग विशेषता, इनसे संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रत्येक महासागर के बारे में, मतलब जलमंडल के बारे में, स्थल मंडल के बारे में, हम सब के बारे में एक एक के बारे में डिटेल से समझते जाएंगे हम मैप के द्वारा। वो भी क्योंकि फ्रेंड ध्यान रखना, यदि मैप आपको अच्छे से आता है तो आप हर चीज़ को अच्छे से समझ लेते हो। आप यदि थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी डायरेक्ट पढ़ते हो तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। यदि आपसे अब थ्योरी में डायरेक्ट पूछा जाए कि यूरोप है वो कौन से गोलार्ध में है, आपको जब अक्षांश रेखाओं का पता नहीं है और ये गोलार्ध का पता नहीं है, भारत का विश्व का मानचित्र है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप नहीं बता सकते कि यूरोप कौन से गोलार्ध में है। तो फ्रेंड ध्यान रखना ये चीज़ ज़रूरी है। मैप का बहुत बड़ा महत्व है भूगोल के लिए। यदि भूगोल को आपको समझना है तो मैप का ज्ञान ज़रूरी है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।